गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का पुणे इस क्लास में स्वागत है। थर्ड ईयर की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था मीर कासिम और अंग्रेज, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने चर्चा कर ली थी किस प्रकार मीर कासिम और अंग्रेजों के संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ था। अब जैसे हमने बात की थी, तीन महत्वपूर्ण राज्य प्रदेश जो थे बंगाल के, वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव, ये तीनों सेना के व्यय के लिए अंग्रेजों को मीर कासिम ने प्रदान कर दिए थे। जब उसे ये महसूस होने लगा कि वो सेना उसके राज्य की सुरक्षा के लिए नहीं वरन उसी के विरुद्ध काम में लाई जा रही है, तो उसने अंग्रेजों से इन प्रदेशों को लौटाने की बात कही। जब मीर कासिम के द्वारा ये संदेश पहुंचाया गया तो हे और अमायत नामक कंपनी के दो अधिकारी मीर कासिम से बातचीत करने के लिए पहुंचे और कंपनी के प्रस्ताव को, वो प्रस्ताव क्या था कि सेना की सुरक्षा के लिए वो तीनों प्रदेश कंपनी के पास रहना आवश्यक है और यही 1760 की संधि या समझौते की एक शर्त रही थी। तो वो लौटाने को तैयार नहीं हुए, जो कंपनी के द्वारा उनके माध्यम से जवाब भिजवाया गया था। लेकिन मीर कासिम ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इतना ही नहीं, हे और अमायत नामक ये जो अधिकारी आए थे, इन दोनों को बंदी बना लिया। इससे एलिस जो था वो काफी क्रोधित हुआ और उसने पटना पर आक्रमण करके वहां न केवल लूट खसोट की बल्कि बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब स्थितियां इस तरह से बंगाल की बदल रही थी और इन बदलती परिस्थितियों में आप देखिएगा दोनों के बीच युद्ध की स्थिति जो थी वो तैयार हो रही थी। अंग्रेज पहले से ही मीर कासिम को हटाने के पक्ष में थे और पुनः वो अवसर की तलाश में थे कि किस तरह से बंगाल की सत्ता में पुनः परिवर्तन किया जाए। अब यहाँ आप देखिएगा जिस तरह से बंगाल की ये घटनाएं तेजी से घटित हो रही थी, उनका समाधान दोनों को एक ही नजर आ रहा था, मीर कासिम को भी और अंग्रेजों को भी, और वो समाधान था युद्ध। और इसीलिए आप देखिए जून 1763 ईस्वी में मेजर एडम्स के नेतृत्व में एक अंग्रेज सेना जो थी वो राजधानी मुंगेर की ओर भेजी गई, जो मीर कासिम की राजधानी थी। और यहाँ से आप देखिए 19 जुलाई 1763 ईस्वी को जब ये सेना मुंगेर पहुंची तो कुछ समय बाद ही नवाब मीर कासिम जो था वो परास्त हुआ, वह भाग करके पटना पहुंच गया और पटना में भी जब अंग्रेज सेना उसका पीछा करती हुई पहुंची तो वह वहां से पुनः भाग खड़ा हुआ। लेकिन इस समय अंग्रेज जो थे उन्होंने पुनः एक बार मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और मीर कासिम के स्थान पर उसे नवाब बना दिया गया। अब देखिए ये जो बक्सर के मैदान तक पहुंचने की स्थिति थी वो किस प्रकार से क्रिएट की गई, जहां मीर कासिम क्योंकि निसंदेह वो एक अच्छा सेना नायक था और इतनी जल्दी अंग्रेजों से हार मानने वाला नहीं था। हम लोग बात कर चुके हैं अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की। दोनों ही जो थे वो भी अंग्रेजों से काफी भयभीत थे और अंग्रेजों और उनके बीच संबंध जो है वो काफी बिगड़ चुके थे। तो मीर कासिम को ये उसने ये अनुभव किया कि यदि इस समय अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से सहायता ली जाए, उसकी सैनिक सहायता के बल पर और स्वयं की सेना मिलाकर के जब दोनों की संयुक्त सेना हो जाएगी तो वो अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब देने में निश्चित रूप से सफलता हासिल कर लेंगे। यहाँ पर अब बात करें अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की, वो दुरंगी चालें चल रहा था। किस रूप में? एक ओर वो नवाब मीर कासिम को सहयोग देने के लिए तैयार था, लेकिन वहीं दूसरी ओर वो अंग्रेजों के साथ गुप्त रूप से समझौते के लिए भी वार्ताएं कर रहा था, वार्ता के प्रयास कर रहा था। लेकिन जब अंग्रेजों द्वारा उसको कोई सटीक उत्तर नहीं मिला उसकी सहायता देने का, तो उसने फिर
एक निर्णय लिया कि वो मीर कासिम को भी सहयोग प्रदान करेगा। यहाँ आप देखिए, यदि सबसे बड़ा कारण हम देखें उसे सहयोग प्रदान करने का, तो वो कारण क्या था? मीर कासिम जिस समय भागा उस समय उसके पास 10 करोड़ मूल्य के जवाहरात थे, और कहीं ना कहीं ये जवाहरात जो थे इतनी बड़ी राशि के, उसको देख करके शुजाउद्दौला के मन में लालच जागा, और अपने उसी लालच को पूरा करने के लिए, उन जवाहरातों को प्राप्त करने के लिए उसने मीर कासिम को सहयोग देना स्वीकार कर लिया। अब हम बात करते हैं शाह आलम द्वितीय की। तो जिस तरह से शुजाउद्दौला दुरंगी चाले चल रहा था, उसी तरह से शाह आलम द्वितीय भी नवाब मीर कासिम और अवध के शासक शुजाउद्दौला के प्रति और अंग्रेजों के प्रति ईमानदारी नहीं निभा रहा था। उसने जहां इन्हें सहयोग करने की बात की दोनों नवाबों को, वहीं वह अंग्रेजों से भी सांठगांठ करने के लिए हर प्रयास कर रहा था। अंततः आप देखिएगा स्थिति ये हो गई कि युद्ध की पूरी परिस्थितियां बन गई। यदि हम देखें, अंग्रेज जो थे वो पहले से ही अपनी पूरी तैयारी करे बैठे थे। इधर मीर कासिम, शुजाउद्दौला, इनमें भी आपस में समझौता हो चुका था संयुक्त रूप से युद्ध लड़ने का। तो अब बनारस के पास आप देखिए बक्सर का मैदान, जहां पर अंग्रेजों और मीर कासिम और शुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच युद्ध लड़ा गया 1764 ईस्वी में। अब यहाँ हम बात करते हैं, जो कंपनी की सेना थी उसमें मात्र 8000 सैनिक थे, और उस सेना का नेतृत्व किया जा रहा था मुनरो के द्वारा। यदि हम इस संयुक्त सेना की बात करें तो संख्या में कहीं अधिक और विशाल सेना ये कंपनी की सेना की तुलना में थी। अब यहाँ से आप देखिए, निश्चित है कि एक और नवाबों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर कंपनी के मात्र 8000 सैनिकों की सेना थी। मुनरो एक बहुत ही सधा हुआ सेना नायक था, और उसने यहाँ पर कूटनीति से काम किया। उसमें कुछ ऐसे नवाब के अधिकारी थे जो विश्वस्त भी थे, और नवाब की सेना के लिए, शुजाउद्दौला की सेना के लिए काफी सफल सिद्ध हो सकते थे। तो उसने उनमें फूट पड़वा दी। इतना ही नहीं, उसने उन्हें अपनी ओर मिलाने के प्रयास किए, जिनमें प्रमुख हैं हुसैन खां, जैनुल आबदीन। हुसैन खां जो हैं वो इतिहासकार भी थे। जैनुल आबदीन, रोहिताश का गवर्नर साबुमल, और इनको अपनी ओर मिला करके उसने 13 अक्टूबर 1764 ईस्वी को इस युद्ध का प्रारंभ किया। आप देखिए, मात्र 3 घंटे में ये जो सेना थी, नवाब की विशाल सेना, वो आसानी से पराजित हो गई, और अंग्रेजों की इस युद्ध में निर्णायक विजय हुई, और मात्र 825 सैनिक अंग्रेज सेना के मारे गए। जबकि हम नवाब की सेना की बात करें तो लगभग 2000 सैनिक नवाब की सेना के मारे गए। फिर अब 17 जनवरी 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला की सेना को पूरे अंग्रेजों की सेना ने परास्त कर दिया, और इसी समय शुजाउद्दौला के द्वारा मराठा सरदार मल्हार राव होलकर से सहायता की प्रार्थना की गई, क्योंकि मराठे भी सैनिक दृष्टि से काफी साहसी और वीर थे, और धन के लालच में, क्योंकि मल्हार राव होलकर को भी लगने लगा कि यदि ये सहायता प्रदान उनको कर दी जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मराठों को बड़ी धनराशि या आर्थिक लाभ यहाँ से प्राप्त होने की उम्मीद थी। और इसी आशा से मल्हार राव होलकर ने यहाँ पर अपना सैन्य सहयोग शुजाउद्दौला को दिया। लेकिन कड़ा के युद्ध में अप्रैल 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने उन्हें इस संयुक्त सेना को भी हरा दिया। इसके बाद शुजाउद्दौला ने आत्मसमर्पण कर दिया और मीर कासिम भाग करके
दिल्ली पहुंच गया, जहां 1777 ईस्वी में मीर कासिम की मृत्यु हो गई। अब आप देखिए, यदि हम सैन्य दृष्टि से देखें तो सैनिक दृष्टि से इस युद्ध का जो औचित्य है वो निश्चित रूप से नवाबों की सेना के पक्ष में जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विशाल सेना के बाद भी कहीं दूरदर्शिता न होने के कारण, एक सटीक रणनीति न तैयार किए जाने के कारण मात्र 8000 सैनिकों की अंग्रेज सेना ने इन विशाल नवाबों की सेना को परास्त कर दिया और मल्हारराव होलकर जैसे एक योग्य सेना नायक की सेना भी इन अंग्रेजों की सेना के सामने नहीं टिक सकी और एक के बाद एक, पहले जैसे शुजाउद्दौला बक्सर के मैदान में पराजित हुआ, उसके बाद आप देखिए शुजाउद्दौला बनारस में पराजित हुआ, फिर कड़ा के युद्ध में परास्त हुआ। तो निरंतर पराजय जो थी वो कहीं ना कहीं इन नवाबों की सेना के पीछे पड़ी हुई थी और अंग्रेज एक के बाद एक अपने लिए विजय दर्ज कराए जा रहे थे। इस तरह से 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने निर्णायक विजय हासिल की। अब हम बात करते हैं बक्सर के युद्ध के महत्व की। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और आपके बड़े क्वेश्चंस में आता है कि प्लासी के अधूरे कार्य को बक्सर के युद्ध ने पूरा कर दिया। अब इसे हम किस रूप में एक्सप्लेन करेंगे? नो डाउट प्लासी का युद्ध जो था 1757 ईस्वी का, उसमें बंगाल के नवाब के भाग्य का निर्णय किया गया था। यदि हम बक्सर के युद्ध की बात करें तो इस समय अवध का नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, उनके भाग्य विधाता भी अंग्रेज बन गए थे। ये विजय जो थी, इसने अंग्रेजों को उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य विस्तार, अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। और अब साथ ही साथ आप देखिएगा, भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ बिंदु था जहां भारतीयों की सैनिक दृष्टि से कमजोरी जो थी वो सबके सामने उजागर हो गई थी, अंग्रेजों के सामने स्पेशली, और जो भी यूरोपियंस थे उनके सामने हमारी सैन्य कमजोरी जो थी वो स्पष्ट हो गई थी। वहीं दूसरी ओर यदि हम देखें, अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में काफी अधिक वृद्धि हो गई थी, अंग्रेजों को अजय समझा जाने लगा था और ये वो शुरुआत थी जब यहाँ से अपने आप को स्टेब्लिश करने के बाद 1947 तक अंग्रेज भारत में एक छत्र राज्य करने, एक अकेले शक्ति के रूप में यहाँ पर विद्यमान रहे। उनकी सत्ता को चुनौती देने के लिए कोई भी उनका प्रतिद्वंदी शेष नहीं बचा था। फिर अब देखिए, यहाँ पर यदि युद्ध की दृष्टि से इसका महत्व देखें तो आप देखिए, ये युद्ध कम और षड्यंत्र ज्यादा था। जब अंग्रेजों के द्वारा षड्यंत्र रचकर किसी प्रकार से युद्ध पर विजय हासिल कर ली गई थी या अपना दबदबा बना लिया गया था। अब इस समय एक नवाब नहीं, दो नवाब नहीं, बल्कि शासक नहीं, बल्कि तीन शासक जो थे, इस युद्ध के बाद से उनके भाग्य को पूरी तरह से अंग्रेजों की निर्भरता पर निर्भर रहना पड़ा। किस रूप में? अवध के नवाब, यद्यपि आप देखिएगा यहाँ पर अंग्रेज चाहते तो पूरी तरह से अवध का सूबा जो था वो सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्व का था, उपजाऊ था और अंग्रेजों के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हो सकता था, लेकिन उन्हें अवध के नवाब को अवध वापस लौटा दिया गया था और शाह आलम द्वितीय भी दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान कर दिए गए थे। अब यहाँ पर आप देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, एक कोटेशन है जो ब्रूम के द्वारा, अंग्रेज विद्वान ब्रूम के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने लिखा है, इस प्रकार बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध समाप्त हुआ। इस प्रकार बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध समाप्त हुआ जिस पर भारत का भाग्य निर्भर था। बाकी किस रूप में निर्भर था? देखिए, तीन महत्वपूर्ण शक्तियां जो थी या तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र जो थे
या आप ये कह सकते हैं पूरा मुगल साम्राज्य जो था वो एक तरीके से अंग्रेजों के पैरों पे पड़ा हुआ था। जिन मुगलों ने इतने विशाल देश पर अपनी सत्ता स्थापित की थी, आज वही मुगल बादशाह अंग्रेजों की दया पर निर्भर था। इसी प्रकार से आप देखिएगा अवध का स्वतंत्र सूबा स्थापित किया गया था। सादत खां के समय से भी लें तो ये एक समृद्ध राज्य था, लेकिन आज वही अवध भी पूरी तरह से अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गया था। बंगाल में पुनः सत्ता परिवर्तित होती है और मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। इस प्रकार से आप देखिएगा निरंतरता ये चलती रही। तो तीन शासकों के भाग्य का फैसला यहाँ पर किया गया था और जितनी बहादुरी से ये युद्ध लड़ा गया था, परिणामों की दृष्टि से भी ये उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरह से आप देखिएगा अवध का नवाब जो था वो अंग्रेजों पर निर्भर हो गया था और उनका समर्थक मित्र बन गया था, और वहीं मुगल बादशाह की जो स्थिति थी वो एक पेंशनर के समान हो गई थी। तो इस दृष्टि से हम देखें बक्सर के युद्ध ने निसंदेह प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्य को पूर्ण कर दिया था और एक भारी सफलता, एक बाहरी सफलता के साथ साथ अंग्रेजों की प्रतिष्ठा, उनके साम्राज्य विस्तार में भी काफी वृद्धि कर दी थी। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं क्लाइव, जो बंगाल की काउंसिल का गवर्नर था। क्लाइव को पुनः भारत भेजा गया था 1765 ईस्वी में और 2 वर्ष तक 1765 से 1767 ईस्वी तक जो उसका शासनकाल रहा उसे क्लाइव की द्वितीय गवर्नरी कहा जाता है या उसकी गवर्नरी का दूसरा शासनकाल कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ नीति निर्धारण करना था क्लाइव को जब वह पुनः आया, क्योंकि अब स्थितियां जो थी वो काफी परिवर्तित हो चुकी थी। पहले जब वो आया तब अंग्रेजों को यहाँ अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए अवसर चाहिए थे, अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन अब परिस्थितियां ये थी कि सारी जो बातें हैं वो अंग्रेजों के पक्ष में थी या परिस्थितियां जो थी वो अंग्रेजों के लिए अनुकूल थी। अब क्लाइव को ऐसे निर्णय लेने थे जिससे यहाँ पर अंग्रेज सत्ता मजबूती के साथ स्टैब्लिश हो सके और साथ ही साथ चूंकि वह एक बहुत ही योग्य प्रशासक और एक अच्छा सेना नायक था, तो उसको ऐसे डिसीजन लिए जाने जरूरी थे जो उसकी इस प्रसिद्धि को, जो उसकी इस योग्यता को बरकरार रख सके। और संभवतः उसका ये जो सेकंड पीरियड था शासनकाल का, वो निश्चित रूप से उसके लिए एक परीक्षा भी थी, लेकिन अपनी योग्यता का उसने जो परिचय दिया वह परिचय निश्चित रूप से उसकी इस सभी गुणों को, इन सभी योग्यताओं को पूर्णतः सत्य सिद्ध करता है। अगली क्लास में हम इलाहाबाद की संधि और बंगाल में क्लाइव के द्वारा लागू की गई शासन व्यवस्था, बंगाल में दोहरा शासन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप ये जो 2 टॉपिक्स इन क्लासों में हमने क्लासेस में लिए हैं, उन टॉपिक्स को आप रेगुलर पढ़ें, क्योंकि जब तक आप पीछे का याद नहीं रखेंगे आपको आगे का याद रख पाना संभव भी नहीं होगा और समझ में भी नहीं आएगा। देखिए एक बहुत सीधी सी बात है कि जब हम लोग वैसे रेगुलर क्लासेस लेते हैं तो आप भी जानते हैं कि डिस्कशंस हमारे हो सकते हैं और उसमें जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन तुरंत हो जाता है, लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए मैं आपको हमेशा जो मैसेज लास्ट में छोड़ती हूँ वही बोल रही हूँ। यदि कोई भी किसी टॉपिक को लेकर के आपके पास कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप लोग प्लीज मुझे कांटेक्ट करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।